गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल में एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जो है पीसी। हम अपनी डेली लाइफ में डेली रूटीन में इस वर्ड को कई बार सुनते हैं, पीसी। ये पीसी है क्या? पीसी का फुल फॉर्म जो है वो होता है पर्सनल कंप्यूटर। मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जो एक यूज़र अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करता है, पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है। तो यहाँ अब हम आगे चलेंगे और पर्सनल कंप्यूटर के बारे में और कुछ जानकारियाँ जो हैं कि इसे क्यों डेवलप किया गया, क्यों क्रिएट किया गया, इसे डेवलप करने के लिए या इसे बनाने के पीछे कौन कौन से ऐसे उद्देश्य थे जो इसे बनाने के बाद प्राप्त किए गए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पीसी। देखिए, यहाँ जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पढ़ा हुआ है, जहाँ पर हमने ये देखा कि फर्स्ट जनरेशन में वॉल्व वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया और कंप्यूटर को फर्स्टली मार्केट में लॉन्च किया गया। पर उस समय जो कंप्यूटर बनाए गए उनका साइज एक हॉल, एक कमरे के बराबर हुआ करता था। ये इतने बड़े हुआ करते थे कि आम जनता या एक कॉमन पीपल इन कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकता था। तो यहाँ सबसे पहले इन्वेंटर्स के पास, इंजीनियर्स के सामने सबसे बड़ा टास्क जो था वो ये था कि कंप्यूटर्स को कुछ इस तरह से बनाया जाए कि ये साइज में छोटे हों, इन्हें यूज़ करना आसान हो और हर एक व्यक्ति इन्हें यूज़ कर पाए। तो इन सारी की सारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, इन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर्स को डेवलप किया गया। अब पर्सनल कंप्यूटर्स को डेवलप करने वाली कंपनी जो है वो है IBM, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। इस कंपनी का मेन मोटिव केवल और केवल ये था कि पीसी हर एक व्यक्ति यूज़ कर सके, उसे आसानी से परचेस कर सके, अपने घर, अपने ऑफिस, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इन कंप्यूटर्स का यूज़ किया जा सके। तो सेम वैसे ही इन्हीं सभी आवश्यकताओं को देखते हुए पर्सनल कंप्यूटर को डेवलप किया गया और इसमें सबसे बड़ा जो एक सपोर्टिंग डिवाइस जो यूज़ किया गया वो डिवाइस था CPU। CPU, जैसा कि हम इसके पहले ही पढ़ चुके हैं कि CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता क्या है, जब एक यूज़र इनपुट डिवाइस से किसी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को डिलीवर करता है तो ये CPU, जिसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है, मतलब फर्स्ट पार्ट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यहाँ पर सभी लॉजिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की जाती हैं। उसके बाद कंट्रोल यूनिट पर कंप्यूटर में लगे हुए सभी पेरिफेरल्स, सभी डिवाइसेस को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल किया जाता है। और उसके बाद एक यूज़र जो भी वर्किंग करता है, चाहे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करे, चाहे डॉक्यूमेंट को सेव करे, या किसी पहले से सेव की गई फाइल को दोबारा से अगर ओपन करना हो तो मेमोरी का यूज़ करता है। तो यहाँ पर CPU एक ऐसा डिवाइस है या एक ऐसा कंपोनेंट है कंप्यूटर में जो सबसे अहम, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जो यूज़र ने इनपुट दिया, CPU ने उस पर प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद वो आउटपुट डिवाइस से एक यूज़र को आउटपुट देता है। अब यहाँ मेमोरी जो है, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर मेमोरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो है रैम, जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा जो फॉर्म है वो है रीड ओनली मेमोरी।
मतलब ऐसी सभी मेमोरीज जिन्हें सबसे पहले यूज़ किया जाता है कंप्यूटर को स्टार्ट होते से ही, उन्हें हम रैम कैटेगरीज में रखते हैं। और सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन एक यूज़र को मॉनिटर पर दिखाई देती है जिसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं किया जा सकता, उसे हम रोम मेमोरी कहते हैं। अब यहाँ पर डेटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव भी होता है यूज़र के पास। साथ ही साथ अगर उसे कोई और डिवाइसेस भी यूज़ करनी है, जैसे मान लीजिए आप सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड वगैरह आप यूज़ करना चाहते हैं, तो इन पर्सनल कंप्यूटर्स में आप बड़ी ही आसानी से पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, इन सभी को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इनपुट और आउटपुट डिवाइस का भी कॉम्बिनेशन यूज़र को दिया जाता है। ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का होता है कि इसमें डेटा को शो करने के लिए स्क्रीन का यूज़ किया जाता है, डेटा को डिलीवर करने के लिए इनपुट डिवाइसेस के रूप में कीबोर्ड और माउस जैसे डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है, रिजल्ट्स को लेने के लिए सब बहुत सारी आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ भी किया जाता है, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, एटसेट्रा। उसके बाद अगर एक यूज़र अपने पर्सनल कंप्यूटर पर इंटरनेट का यूज़ करना चाहता है तो उसे भी वह बड़ी ही आसानी से यूज़ कर सकता है। तो हम यहाँ सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए किसी यूज़र के पास कोई स्पेशल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति, एक साधारण सा व्यक्ति भी पर्सनल कंप्यूटर को बड़ी आसानी से चला सकता है। अब हम आगे आते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं। देखिए, जैसा कि अभी हमने जब शुरुआत में ही देखा था कि पर्सनल कंप्यूटर का जो साइज़ है वो बहुत छोटा होता है। मतलब एक बैग में, एक डेस्कटॉप पर, एक पॉकेट में बड़ी ही आसानी से इस कंप्यूटर को आप रख सकते हैं। तो जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, उन सारे के सारे कंप्यूटर्स की जो साइज़ थी उनसे बहुत छोटा कंप्यूटर का साइज़ यहाँ यूज़र के पास अवेलेबल होता है। सेकंड पॉइंट है पीसी की कॉस्ट या जो उसकी कीमत होती है। अब अगर कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन की तरह अगर बहुत बड़े बड़े रहेंगे या एक हॉल के बराबर रहेंगे तो जाहिर सी बात है एक आम इंसान जो है उसे परचेज नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला जो मोटिव इंजीनियर्स के पास था, उन्होंने फर्स्ट जनरेशन से ही एक बात को दिमाग में रखा कि कंप्यूटर्स आज भले ही बड़े हैं, साइज में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, पर इन फ्यूचर इन कंप्यूटर्स को बहुत छोटी साइज में क्रिएट किया जाएगा। तो ये सारे के सारे एफर्ट्स जो हैं वो शुरू से ही लगाए गए कि कंप्यूटर्स को छोटा बनाया जा सके। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, कंप्यूटर को चलाने के लिए आपको एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो आप उसे चला ही नहीं सकते। थोड़ा बहुत अगर आप ज्ञान रखते हैं कंप्यूटर के बारे में तो आप इसे बड़ी ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है पीसी जो है वो सिंगल यूज़र है और इसे सिंगल यूज़र एक टाइम में आसानी से यूज़ कर सकता है, पर एक से ज़्यादा यूज़र्स अगर ये चाहें कि एक ही सिस्टम को वो यूज़ करना चाहें एक ही टाइम में तो उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में हो, एक यूज़र ही उसे एक टाइम में यूज़ कर सकता है। उसके बाद यहाँ हम आते हैं तो कंप्यूटर का यूज़ जो है वो ऑफिसेज में, घरों में, कॉलेजेस में और आपकी स्कूल्स में और भी कई जगह पर कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। आजकल तो बिजनेस वगैरह में भी बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। तो बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे एरियाज़ में पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। अब यहाँ
मान लीजिए कि मैंने अपने ऑफिस में कंप्यूटर को रख लिया, तो क्या ये यूज़ करना हो गया? नहीं। इसका यूज़ तभी होता है जब आप इस पर किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आप एंटरटेनमेंट के लिए, मूवी देखने के लिए, गेम्स खेलने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, तब आप पर्सनल कंप्यूटर का सही फ़ायदा ले सकते हैं। उसके बाद आप अपनी हेल्थ केयर के लिए अगर कुछ देख रहे हैं, ऑनलाइन परचेजिंग आप कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ई गवर्नेंस की साइट्स वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो हैं, बहुत सारे कार्य जो हैं, वो पर्सनल कंप्यूटर में बड़ी ही आसानी से आप कर सकते हैं। अब हम आगे आते हैं और यहाँ देखते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ क्या है। इसे इसके मेन जो यूज़ हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि पर्सनल कंप्यूटर को लॉन्च करने के पीछे एक बहुत बड़ा मोटिव ये था, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कि एक साधारण व्यक्ति अपने डेली रूटीन के वर्क को आसान बनाने के लिए ऐसे कंप्यूटर्स को यूज़ करे। तो ठीक वैसा ही आज हम देखते हैं हमारी डेली लाइफ में। हमें अगर कोई लेटर टाइप करना हो, इंटरनेट चलाना हो, कम्युनिकेशन करना हो, डिज़ाइनिंग करना हो, शीट बनानी हो, टेबल्स बनानी हो, तो इन सभी वर्क के लिए हम पर्सनल कंप्यूटर का ही यूज़ करते हैं। आपने ऐसा कहीं भी नहीं सुना होगा कि बिना कंप्यूटर का यूज़ किए आप इंटरनेट का मज़ा ले सकते हैं, या बिना कंप्यूटर का यूज़ किए आप डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं सुना होगा। हाँ, डिज़ाइनिंग तो आप पेपर पर भी पेंसिल से कर सकते हैं, पर डिजिटल डिज़ाइन जो होता है वो एक पर्सनल कंप्यूटर पर ही डिज़ाइन किया जा सकता है। तो यहाँ पर जब कंप्यूटर को डेवलप किया गया, जब पर्सनल कंप्यूटर्स को क्रिएट किया गया, तो सबसे पहला मेन मोटिव सिर्फ यही रखा गया कि इसमें ऐसे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जा सके, या ऐसे सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जा सकें जो एक यूज़र को उसकी वर्किंग एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने में हेल्प प्रोवाइड करें। तो यहाँ पर अलग अलग सॉफ्टवेयर्स जो हैं एक यूज़र अपने कंप्यूटर में यूज़ कर सकता है। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि पर्सनल कंप्यूटर जो है वो एक टाइम में केवल एक ही यूज़र यूज़ कर सकता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो यूज़र जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहा है वो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। सेकंड पॉइंट पर अगर हम ध्यान दें यहाँ, तो यहाँ पर बताया गया है कि MS ऑफिस सूट। तो MS ऑफिस सूट जो है माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस को मैनेज करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स को डेवलप किया गया है, जैसे MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS एक्सेस। इन सभी का यूज़ ऑफिस को मेंटेन करने के लिए, उसकी वर्किंग को मेंटेन करने के लिए, अपने वर्क को बेहतरीन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं DTP सॉफ्टवेयर्स पर। यह भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो एक यूज़र अपने कार्य को करने के लिए यूज़ करते हैं। तो DTP सॉफ्टवेयर्स में पेज मेकर, फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ, ये बहुत सारे डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होता है। उसके बाद एक यूज़र अगर चाहे कि वह अपने पर्सनल कंप्यूटर पर इंटरनेट सर्विसेज यूज़ करना चाहता है, www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़ी हुई सर्विसेज यूज़ करना चाहता है, या फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जैसी सर्विसेज को यूज़ करना चाहता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में FTP भी कहते हैं, तो ऐसी सारी की सारी सर्विसेज को भी बड़ी ही आसानी से यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद अगर एक यूज़र किसी कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहता है, या टैली जैसे सॉफ्टवेयर्स को भी अपने पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ करना चाहता है, तो बड़ी ही आसानी से वह अपने पर्सनल कंप्यूटर पर ऐसे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं
और यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे समझेंगे। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। तो टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर में अब आपको लगेगा कि टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर ये तो पहले हम देख चुके हैं या हम डेली यूज़ में इनको यूज़ करते आ रहे हैं। तो ये जो सारे के सारे कंप्यूटर्स हैं, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं, ये सभी पर्सनल कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट, डेस्कटॉप कंप्यूटर, मतलब यहाँ जो ये वर्ड है इसे अगर हम तीन अलग अलग पार्ट्स में तोड़ लें, फर्स्ट डेस्क, दूसरा टॉप, थर्ड कंप्यूटर, तो ऐसा कंप्यूटर जो एक डेस्क के टॉप पर रखकर यूज़ किया जाता है उसे हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर में एक मॉनिटर होता है जो कि डिस्प्ले दिखाता है, जिसे हम आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। साथ ही साथ इसमें कीबोर्ड प्लस माउस और प्रिंटर, स्कैनर, जितने भी पेरिफेरल्स आप यूज़ करना चाहते हैं, ये सारे के सारे पेरिफेरल्स आपके सीपीयू में, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में अटैच होते हैं। सेकंड, यहाँ पर नोटबुक और लैपटॉप के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो आपका नोटबुक है या जो लैपटॉप है, ये भी आपका पर्सनल कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि लैपटॉप हम सभी जो के यूज़ के लिए, अपने फ्रेंड्स के यूज़ के लिए या फिर और भी जो हमारे कलीग्स हैं उनके यूज़ के लिए तो हम लेते नहीं हैं। हमारा लैपटॉप को लेना या इस नोटबुक को लेने का मेन मोटिव होता है कि हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए इसे परचेस करते हैं। तो ऐसे सारे के सारे कंप्यूटर, ऐसे सारे लैपटॉप्स जिन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे सारे कंप्यूटर जिन्हें हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर बड़ी ही आसानी से मूव करा सकते हैं, लैपटॉप और नोटबुक की कैटेगरी में आते हैं। मगर यहाँ एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, लैपटॉप और नोटबुक जब इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर कीबोर्ड और माउस, यहाँ पर एक सेपरेट पैड आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जिस पैड पर आपको कीबोर्ड और माउस दोनों अवेलेबल होते हैं। उसके बाद हम आते हैं स्मार्टफोन्स पर। स्मार्टफोन मुझे लगता है कि कोई ऐसा बड़ा टॉपिक नहीं है जिससे हम नहीं समझते हैं या नहीं जानते हैं। स्मार्टफोन ऐसा फ़ोन है जिस पे आप कॉलिंग भी कर सकते हैं, जिस पर आप इंटरनेट भी चला सकते हैं, जिस पर आप चैटिंग भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया के एप्लीकेशंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप किसी लेटर को अगर आप टाइप करना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना चाहते हैं, स्प्रेडशीट को क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये सारे के सारे वर्क आप स्मार्टफोन्स पर कर सकते हैं। एक यहाँ मेन डिफरेंस है जो स्मार्टफोन को बाकी दूसरे कंप्यूटर्स से अलग करता है, और वो है जीपीएस सिस्टम, मतलब ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। यहाँ जैसे ही आप इंटरनेट को चालू करते हैं, आपकी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि आपका स्मार्टफोन कभी गुम हो जाता है या कोई चोरी हो जाता है, तो बड़ी ही आसानी से आप इसे सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है टैबलेट। यहाँ टैबलेट जो है और स्मार्टफोन जो है लगभग देखने में सेम ही है, बस फ़र्क इतना है कि टैबलेट और स्मार्टफोन का जो साइज़ है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। स्मार्टफोन का साइज़ थोड़ा सा कम होगा और आपका जो टैबलेट का जो साइज़ होगा वो स्मार्टफोन से थोड़ा सा बड़ा होगा। अब यहाँ पर जो टैबलेट है वो स्मार्टफोन से लगभग मुझे लगता है कि 95% तक ये सेम ही होता है। ये टैबलेट जो है वो स्मार्टफोन की तरह फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं, वीडियो को भी बना सकते हैं, आप इन पर कॉलिंग भी कर सकते हैं, आप इन पर इंटरनेट भी चला सकते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जैसे एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स पूरी तरह से टच सेंसिटिव होते हैं, मतलब इन पर यूज़ की जाने वाली स्क्रीन जो होती है वो पूरी तरह से टच बेस्ड होती है, इन्हें आप बड़ी ही आसानी से टच कर सकते हैं। पर यहाँ टैबलेट में
एक मेजर डिफरेंस जो है वो ये है कि यहाँ पर आप और दूसरे पेरिफेरल्स को भी अटैच कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप पेन ड्राइव को इसमें यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ भी पेन ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मोस्टली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्मार्टफोन्स में भी आप पेन ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं, पर टैबलेट्स की जो साइज़ है वो स्मार्टफोन से जो है काफ़ी बड़ी होती है। तो यहाँ दोनों में, स्मार्टफोन्स में और टैबलेट्स में, एक मेजर डिफरेंस यही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम समझेंगे कि पीसीज का या पर्सनल कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है। तो यहाँ डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने लास्ट वीडियो में जब देखा था तो कंप्यूटर की जनरेशन के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो कंप्यूटर में आए हैं। तो यहाँ इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि पर्सनल कंप्यूटर में किस तरह से जो चेंजेस हैं वो आए, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ पर्सनल कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट है वो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर बनने के कई वर्षों के बाद K8086, दोबारा सुनिए, K8086 प्रोसेसर के साथ में स्टार्ट हुआ। अब पर्सनल कंप्यूटर पर सभी प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए केवल फ्लॉपी डिस्क का ही यूज़ किया जा रहा था। अब फ्लॉपी डिस्क में जो डेटा था बहुत ही लिमिटेड ही यूज़ कर सकते थे। तो ऐसे समय में सबसे पहला जो टास्क था स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना। तो यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ आप थोड़ा सा देखें अगर, तो ये देखिए, ये पीसी के सामने आप देखेंगे इस कैटेगरी में यहाँ पर जो स्टोरेज है वो स्टोरेज 128 KB से लेकर 640 KB तक का था। अब इतना स्टोरेज तो आजकल नॉर्मल है, इतना स्टोरेज आपको पेन ड्राइव में भी अब नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ पर जो यूज़ किया गया वो माइक्रो प्रोसेसर 8086 का ही यूज़ किया गया। अब यहाँ देखिए आप, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि यहाँ जो फ्लॉपी ड्राइव है, मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पर हार्ड डिस्क का यूज़ नहीं किया गया, बल्कि फ्लॉपी डिस्क का यूज़ किया गया है, फ्लॉपी ड्राइव का यूज़ किया गया है। और एक सीपीयू में लगभग 1 से लेकर 2 फ्लॉपी ड्राइव्स का यूज़ किया गया था। उसके बाद यहाँ जो डेटा पर प्रोसेस करने की जो स्पीड थी वो 8 मेगाहर्ट्ज़ तक की थी। अब यहाँ हम आते हैं सेकंड कैटेगरी पर। तो यहाँ जो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो पीसी का जो डेवलपमेंट हुआ है वो IBM कंपनी ने किया है, और साथ ही साथ इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर्स को यूज़ किया गया है। तो उस समय IBM कंपनी ने पीसी की या पर्सनल कंप्यूटर्स की जितनी भी डिमांड्स थी, जितनी भी आवश्यकताएं थी, उन सभी को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास किए और पीसी को डेवलप किया। उसके बाद आते हैं हम सेकंड पॉइंट पर। तो यहाँ सेकंड पॉइंट में यहाँ दिया गया है PCXT। PCXT का फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर जो स्टोरेज है, डेटा का स्टोरेज एक यूज़र मैक्सिमम 640 KB तक कर सकता था, और यहाँ पर जो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया वो 8088 था। अब यहाँ पर थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है, और डेवलपमेंट में यहाँ हार्ड डिस्क ड्राइव को डेवलप कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर डेटा के प्राइमरी स्टोरेज के लिए या छोटे मोटे डेटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पर 1 से लेकर मैक्सिमम 2 फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को भी यूज़ किया गया या प्रोवाइड कराया गया है। और यहाँ पर किसी भी तरह के डेटा पर वर्किंग करने के लिए, डेटा पर प्रोसेस करने के लिए जो स्पीड थी वो 10 to 12 मेगाहर्ट्ज़ थी। अब यहाँ हम थर्ड कैटेगरी पर आते हैं, और थर्ड कैटेगरी में यहाँ PC80 के बारे में दिया गया है।
यहाँ PCAT में PCAT का फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी। और इस एडवांस टेक्नोलॉजी में यहाँ आप देखिए स्टोरेज जो है वो KB में ना होकर MB में आ गया है। मतलब 1 MB से लेकर 2 MB तक का मैक्सिमम स्टोरेज था। साथ ही साथ यहाँ जो प्रोसेसर यूज़ किया जा रहा था वो 80826 माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया है। उसके बाद यहाँ पर अभी भी हार्ड डिस्क ड्राइव का यूज़ किया गया है। साथ ही साथ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के लिए लगभग 2 स्लॉट्स प्रोवाइड कराए गए हैं या 2 फ्लॉपी डिस्क ड्राइव दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा आगे आएँ तो यहाँ स्पीड जो है डेटा पर प्रोसेस करने की स्पीड वो 12 से लेकर 16 मेगाहर्ट्ज़ तक की प्रोवाइड कराई गई है। तो यहाँ हमने समझा कि पीसी का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ। अब हम आगे आते हैं और यहाँ हम अपने लास्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं और हमारा लास्ट टॉपिक है पीसी का कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीसी। देखिए, जब एक यूज़र किसी कंप्यूटर को परचेस करना चाहता है, चाहे वो पीसी आपका डेस्कटॉप के रूप में हो, चाहे वो पीसी आपका लैपटॉप के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो या टैबलेट हो, ये चारों कैटेगरी में किसी भी तरह का आपका पर्सनल कंप्यूटर हो, जब आप पर्सनल कंप्यूटर को मार्केट में परचेस करने के लिए जाते हैं तो शॉपकीपर या जो सेलर होता है वो सबसे पहले आपसे एक ही क्वेश्चन करता है, आपको अपना कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए। मतलब कौन कौन सी खूबी आप अपने पर्सनल कंप्यूटर में या कंप्यूटर में देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो बेसिक खूबियाँ जो हैं या बेसिक क्वालिटीज़ जो हैं वो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, जो वो लगभग होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए जो बेसिक क्वालिटीज़ हैं वो ये हैं, इंटेल 2.4 कोर 2 ड्यू प्रोसेसर एटलीस्ट होना चाहिए। उसके बाद इंटेल मदरबोर्ड हो। वैसे तो मदरबोर्ड और भी कई कंपनीज के मार्केट में अवेलेबल हैं, आप अपने फाइनेंशियल कंडीशंस के हिसाब से इसे और दूसरी कंपनीज के भी ले सकते हैं। उसके बाद 1 GB रैम। यहाँ जो रैम है वो 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB या आपकी जितनी ज़्यादा नीड हो, जितने ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशंस को आप यूज़ करना चाहें, उस हिसाब से आप यहाँ पर रैम को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 300 GB हार्ड डिस्क रिक्वायरमेंट बताई गई है। ये हार्ड डिस्क 300 GB से ज़्यादा भी हो सकता है, 500 GB, 1 TB, 2 TB, 3 TB, जितनी भी आप मैक्सिमम स्टोरेज क्रिएट करना चाहते हैं अपने पीसी में, उसे आप परचेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर L2 कैटेगरी की कैश मेमोरी भी होना ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, आप अपने कंप्यूटर पर वीडियोस देखते हैं, पिक्चर्स इमेजेस को आप एडिट करते हैं, क्लिक करते हैं, उन सभी को आप अपने पर्सनल कंप्यूटर्स में सेव करते हैं, तो उन सारी की सारी पिक्चर्स और वीडियोस को बहुत अच्छी क्वालिटी में देखने या दिखाने के लिए आपको ग्राफिक्स कार्ड की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से आपको 256 मेगाबाइट का या MB का अगर आप ग्राफिक्स कार्ड भी अगर आप ले लें तो ये भी आपके पीसी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आज के इस वीडियो से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से पर्सनल कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी और लगभग आपके सारे डाउट्स इस टॉपिक के बारे में क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।